गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। पिछले कल के लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट का एक चैप्टर शुरू कर चुके हैं। उसमें सॉलिड, गैस, लिक्विड का बेसिक सा डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किया था कि सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको कंपेयर किया था। और डिस्कशन को आगे चलाते हुए आज हम ये वाले टॉपिक्स करने वाले हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात चली है तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, उसी के रिलेटेड एक टर्म आएगी लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट से हमारा क्या मतलब है। फिर ये जो यूनिट सेल्स करेंगे हम, ये बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनकी दो टाइप्स हैं बेसिकली। और फिर फर्दर सेकेंड टाइप जो सेंटर्ड है, प्रिमिटिव और सेंटर्ड, ये दो टाइप्स हैं। उसके आगे तीन टाइप्स और हो गई हैं। ये क्या हैं, कैसे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द सेल पैरामीटर्स, सेल की डायमेंशंस के आधार पे, डायमेंशंस ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये पैरामीटर्स होते हैं सेल के, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इनके आधार पे हमारे पास टोटल 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं। और उन 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की फर्दर उसमें ये भी मिला लें, अगर 7 टाइप्स की फर्दर टाइप्स होती हैं जो कि टोटल मिला के 14 बनती हैं। ये सारे क्या हैं, कैसे हैं और इनके क्या पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए बात करते हैं अब क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट की। क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और जैसे कि हमने पहले भी ये बात की कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक बहुत अच्छी आदत होती है, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल अरेंज्ड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो डिसिप्लिन्ड होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो ओवरऑल जो उनका स्ट्रक्चर वो इख्तियार करते हैं, दैट इज क्रिस्टल बेसिकली। बट क्रिस्टल में अलग अलग तरह के एटम्स और अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स में अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के तौर पे। अब अलग अलग तरह के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी उनमें होंगे, उनके साइजेस डिफरेंट होंगे, उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज पैरामीटर्स अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस अलग तरह के क्रिस्टल लैटिसेस में ढलते हैं, अलग अलग तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, इसको अगर हमने इमेजिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, जो रियली एग्जिस्ट करता है, दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल। लेकिन अगर उसको हमने समझना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे दिस इज 2 डायमेंशनल, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन 3 डायमेंशंस आल्सो। सो अगर जैसे हम ये उसको बताने की कोशिश करें किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को और बोलें कि इस पॉइंट पे एक पार्टिकल अटैच्ड होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ये इस तरह से ये जो पूरा एक एरे ऑफ पॉइंट्स बनने वाला है, पॉइंट्स की कलेक्शन बनने वाली है, जिन पॉइंट्स की मदद से हम ये बताना चाहते हैं कि इस जगह पे एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट है। तो ये जो एक इन पॉइंट्स की सबकी एक कलेक्शन बनेगी, इससे एक जो ढांचा सा तैयार होगा जिससे हम इमेजिन कर सकेंगे कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है कैसा जैसा, तो उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में देखिए, जैसे अब यहाँ पे ये कर रखा है क्रिस्टल लैटिस, मतलब अलग अलग तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं। ये तो मैंने एक बनाया है, अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स में अलग अलग पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बतानी जरूरी है कि ये जो मैं पॉइंट्स बना रही हूं, बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये एटम या आयन या मॉलिक्यूल है। एटम, आयन, मॉलिक्यूल तो बड़े बड़े हैं, लाइक दिस, स्फेरिकल हैं, जो भी हैं, ठीक है। लेकिन हम किसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए पूरा एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो है वो ड्रॉ नहीं करते। हम क्या ड्रॉ करते हैं, केवल सेंटर ऑफ, जहां पे उसका सेंटर होता है वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं और फिर उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। देखें, जैसे यहाँ पे ये क्रिस्टल लैटिस एक हमने बनाया हुआ है, तो इसमें मैं अगर इन 4 पॉइंट्स को मिला देती हूं और फिर
इन 8 पॉइंट्स को मिला देती हूं तो एक छोटी सी यूनिट तैयार हो जा रही है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम जानते हैं लैटिस पॉइंट्स के नाम से। ये भी all these points which represent position of the constituent particle in a crystal lattice are called lattice points. क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन को डिपिक्ट करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। अब मैंने इन 8 लैटिस पॉइंट्स को मिला दिया, 4 ये 4 नीचे वाले, तो एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 3 डायमेंशनल। ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो है इसे यूनिट सेल कह देंगे। अब यूनिट सेल जो है उसको चूज करने के, हम अपनी मर्जी से किन्हीं भी 4 पॉइंट्स को उठ के मिला दें, ऐसा नहीं होता। यूनिट सेल जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से देखी जाती है। एक तो जो इसके एजेस का डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच आर फॉर्मिंग एजेस। किसी भी यूनिट सेल के जो एजेस होंगे वो 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम एज कह देंगे। तो एज लेंथ जो है, परपेंडिकुलर एज लेंथ शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल। और दूसरी बात क्या है, यूनिट सेल इस क्रिस्टल लैटिस का वो हिस्सा है जिसको हम हर डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, एक इस तरफ, तो जो एक खाका या ढांचा बनेगा दैट विल बी क्रिस्टल लैटिस। मतलब जैसे हम एक दीवार बनाते हैं तो दीवार में ईंट जो है, ईंट इज इक्विवेलेंट टू यूनिट सेल, और ईंटों को आपस में ज्वाइन कर करके जो दीवार वाला स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। और जो ईंटों के कॉर्नर्स होंगे जिनको हम यहाँ पे पॉइंट्स के साथ डिपिक्ट कर रहे हैं उनको हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। ये कह सकते हैं कि लैटिस पॉइंट्स जो हैं दे आर representing position of the constituent particles in a crystal lattice, and unit cell किसी crystal lattice का वो छोटे से छोटा हिस्सा है जिसको हम तीनों डायमेंशंस में जब बार बार रिपीट करेंगे तो उससे पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस जो है वो तैयार हो जाएगा। और कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस जिसे हम कहते हैं वो क्या है, एक ढांचा है एक्चुअल क्रिस्टल का, एक ढांचा है जो हमें क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देता है। उस ढांचे में ये डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन को बताते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पे सचमुच मॉलिक्यूल्स और एटम्स लगा देंगे तो जो चीज़ बनेगी उसे क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि 3 डायमेंशनल ढांचा जो होता है किसी क्रिस्टल का उसे हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कह देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर उस तरह से हम देखें तो इट इज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस को लिख सकते हैं आप, इट इज कलेक्शन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन 3 डायमेंशंस व्हिच रिप्रेजेंट पोजीशंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। के ये जो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस है ये उन सभी लैटिस पॉइंट्स की कलेक्शन है 3 डायमेंशंस में जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल। एक्चुअली जो क्रिस्टल है उसमें कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है, उसके जो पॉइंट्स अगर आप ड्रॉ कर दें उन पॉइंट्स को आप लैटिस पॉइंट्स कहें, और फिर लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एक खाका ढांचा स्ट्रक्चर बनेगा उसे आप क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। दिस इज इमेजिनेशन में होता है ये। और इस क्रिस्टल लैटिस पे जिस जगह पे लैटिस पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल सचमुच में लगा देंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसकी 3 चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये जो क्रिस्टल लैटिस पे मौजूद हर पॉइंट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल में मौजूद एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो भी हैं उनकी पोजीशन को बताते हैं ये सारे पॉइंट जितने भी इसमें बन पाएंगे। और इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, ईच पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ऐसे पॉइंट्स को जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन को बताते हैं स्पेस लैटिस में उनको कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। और लैटिस पॉइंट्स को, जैसे ये लैटिस पॉइंट्स हैं सिंपल क्रिस्टल अगर आप ले लें, तो इन लैटिस पॉइंट्स को जब हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो जो एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल लैटिस।
लैटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पे एक जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेफिनेशन देखें, द स्मॉलेस्ट एंड कंप्लीट यूनिट। ये दोनों वर्ड्स जो हैं जरूरी हैं, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर से लिखे हैं। द स्मॉलेस्ट एंड कंप्लीट यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस which when repeated in 3 dimensions gives whole of the space lattice। मतलब किसी क्रिस्टल के स्पेस लैटिस का छोटे से छोटा लेकिन कंप्लीट, छोटे से छोटा लैटिस पॉइंट भी होता है, लैटिस पॉइंट कंप्लीट नहीं है अपने आप में, कोई कंप्लीट ज्योमेट्री नहीं है। छोटे से छोटा लेकिन कंप्लीट ज्योमेट्री जिसको आप 3 डायमेंशंस में जब रिपीट कर दें तो वो पूरा का पूरा स्पेस लैटिस बना दे, इज कॉल्ड यूनिट सेल। और यूनिट सेल के लिए मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना चाहिए लैटिस पॉइंट्स के बीच में, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट, एंड whenever the unit cells are joined together, तो बीच में खाली स्पेस नहीं बचनी चाहिए। ये यूनिट सेल को जब चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाए, या वो यूनिट सेल माना जाता है सही में जिनको जब इस यूनिट सेल को आप अगले यूनिट सेल से ज्वाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, फिर इधर इधर इधर, तो बीच में कोई खाली जगह नहीं बचनी चाहिए। वो एग्जैक्टली यूनिट सेल होता है किसी भी स्पेस लैटिस का। देयर इज लैटिस पॉइंट। The points in space lattice which represent positions of constituent particles are called lattice points. Okay. Next thing is parameters of unit cell. Parameters हुए उसके वो dimensions जिससे आप किसी यूनिट सेल की ज्योमेट्री को अच्छे से समझ सकें। So 3 dimensions का तो हमें पहले से ही मालूम है कि जिसको आप लेंथ कहते हैं, ब्रेड्थ कहते हैं और हाइट कहते हैं, इन नामों से जानते थे हम, लेकिन लेंथ को फिलहाल हम B से डिनोट कर देंगे, ब्रेड्थ को A से और हाइट को C से। और ये जो A के, ये तो 3 पैरामीटर्स हुए, A, B और C। उसके सिवाय जो A नाम का एज होगा, हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो कुछ नहीं कहेंगे, एजेस कहेंगे। एक एज जो है वो A है और उसके सामने बनने वाले इस एंगल को, B और C के बीच का जो एंगल है, इसको अल्फा कहेंगे। एक पैरामीटर और आ गया अल्फा। जो ये B नाम का एज है उसके सामने यहां C और A के बीच जो एंगल बन रहा है उसको कहेंगे बीटा, और C एज जो है उसके सामने यहां पे जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे गामा। So these are the 6 parameters which decide and define shape and geometry of a unit cell. अब जो ये B होगा, this is equal to this, ये सारे क्या हैं? B, B, B और A, 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 और C कौन है? सारी वर्टिकल लेंथ्स जो हैं उनको आप C कह सकते हैं। सो वे अगर A, B, C का पता है हमें तो सारे एजेस का पता है इन अ वे, और अल्फा, बीटा, गामा 3 एंगल्स पता है, तो सारे फेसेस के बीच जो एंगल्स बनेंगे वो भी हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, वन इज प्रिमिटिव, अदर इज नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड कह सकते हैं आप उसको। प्रिमिटिव यूनिट सेल उसे कहते हैं जिस यूनिट सेल में केवल और केवल कॉर्नर्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हों। जैसे दिस इज ए यूनिट सेल और इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दैट यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो सेंटर्ड क्या हुआ? सेंटर्ड में हुआ कि देखें ये तो हो नहीं सकता कि कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं होंगे। कॉर्नर की एग्जिस्टेंस ही तब है अगर वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, लैटिस पॉइंट्स होने चाहिए वहां पे। कॉर्नर्स पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ही होंगे, लेकिन उसके सिवाय अगर कहीं जैसे ये फेस बन रहा है ऊपर, फेस के सेंटर पे या पूरी बॉडी के सेंटर पे
या किन्हीं दो फेसेस के सेंटर पे, सारे फेसेस के सेंटर पे, इस तरह। मतलब कॉर्नर के सिवाय फेस के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे, एंड के सेंटर पे, समटाइम्स एज के सेंटर्स पे भी अगर आपको पार्टिकल्स मिलते हैं तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। That unit cell in which the constituent particles are present on other sides along with corners, और other sides के example आप लेंगे on other sides faces, body center etc. Centered unit cell क्या हो गया? When the constituent particles, यहाँ द लगा लें, when the constituent particles are present not only at corners but also at some positions like face center, body center etc. तब इसे क्या कहेंगे? Centered unit cell. The centered unit cell further 3 तरह का होता है। पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको आप BCC भी कह देते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में क्या है कि कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स होने ही होने, बट along with particles at corners, one particle is present at center of the unit cell. यूनिट सेल का सेंटर यहाँ जैसे बन रहा है तो यहाँ भी एक पार्टिकल होगा, तो बॉडी सेंटर्ड को आप कह सकते हैं in addition to particles at corners, one constituent particle is present at the center of the body. In addition to particles या constituent particles at the corners, one particle is present at the center of the body, तो BCC बन गया। दूसरी टाइप है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो चाहे जो मर्जी हो, कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल्स होने ही होने हैं। ओके, अब फेस सेंटर्ड, फेसेस किसी भी क्यूबिकल ज्योमेट्री के कितने फेसेस हो सकते हैं पहले तो ये पता करें। जैसे ये रूम है, मान लीजिए कोई भी रूम है, तो उसकी 4 तो दीवारें होती हैं, 1 2 3 4 वर्टिकल फेसेस, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, तो देयर आर टोटल 6 फेसेस। फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस। और अगर हर फेस के सेंटर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो along with the particles at the corners, जैसे इस फेस का सेंटर यहाँ आ गया, टॉप का सेंटर यहाँ आ गया, पिछले फेस का सेंटर यहाँ जैसे आ गया, साइड वाले का यहाँ आया, फ्रंट वाले का यहाँ जैसे आ गया और लोअर का यहाँ आ गया। तो आप देखें 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस के सेंटर पे हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ड्रॉ कर दिए हैं। दिस यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कैसे डिफाइन करेंगे? When the constituent particles are present at center of every face, in addition to particles at the corners. Yeah, in addition to particles at corners, there are particles at the center of every face. And how many faces are there? 6. तो हर फेस के सेंटर पे भी जब आपको पार्टिकल्स दिखेंगे कॉर्नर्स के सिवाय, then it will be called face centered unit cell. End centered unit cell. फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में मतलब कुछ रिजेंबलेंस है और कुछ फर्क है। देखिए कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स होने ही थे, वो इसमें भी हैं। जो एंड सेंटर्ड है उसमें क्या खासियत होती है? केवल किन्हीं 2 फेसेस के सेंटर पे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन केवल वो जो 2 फेसेस होंगे दे मस्ट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे ये दोनों एक दूसरे से उलट हैं, फर्श और छत, ये अगला फेस और पिछला फेस, इनमें से किसी भी 2 के पास, तो हम जैसे ये ले लेते हैं, ये वाला फेस ले लिया और ये वाला फेस ले लिया, तो ऐसे वाले यूनिट सेल को आप कह देंगे एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे आप? व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट सेंटर्स ऑफ 2 opposite faces in addition to particles at corners, such unit cell is called end centered unit cell. अब हमने बेस्ड अपॉन
पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो टोटल 4 कैटेगरी, मतलब दो प्रिमिटिव और सेंटर्ड फिर FCC, BCC और एंड सेंटर्ड, 3 तरह का होता है। आगे सेंटर्ड जो है ये पढ़ लिया। लेकिन आपको मालूम है कि सेल के पैरामीटर्स भी होते हैं ABC और अल्फा बीटा गामा। अगर हम उन पैरामीटर्स को वेरी कर दें, जैसे ABC जब बराबर होंगे तब तो क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा, जब उनमें से कोई भी AB बराबर रहेंगे, C बराबर नहीं रहेगा, तो टेट्रागनल बन जाएगा। इस तरह से अगर सेल पैरामीटर्स को वेरी किया जाए तो हमारे पास 7 तरह के यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं, और इन 7 तरह के आगे फिर फर्दर टाइप्स, ये जो 7 तरह के हैं, इसमें किसी में केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल ही बन पाएगा, किसी में BCC बन पाएगा, किसी में प्रिमिटिव BCC, FCC सारे बन पाएंगे। तो उस तरह से अगर टोटल इनकी टाइप्स देखनी हो तो 14 होती हैं। वो कैसे कैसे क्या होती हैं अब उनको हम देखते हैं। अब चलें क्यूबिक से स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक जो यूनिट सेल होगा उसमें ऑल द लेंथ्स आर इक्वल, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं 90 डिग्री के होंगे। दिस विल बी ए परफेक्ट क्यूब। टेट्रागन आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसी क्रम में रखें, लिखें तो आपको आसानी रहेगी, बाकी जैसे आपको सुविधा हो। अब जब टेट्रागनल ड्रॉ करना है आपने तो पहले से ऐसे लिख लेंगे। अब टेट्रागनल में आपने एक लेंथ जो है वो अनइक्वल, सिर्फ एक कट लगाना है। कहाँ पे? A और B बराबर हैं लेकिन C के बराबर नहीं है। वर्टिकल लेंथ जो है वो लंबी, क्यूब को ऐसे खींच के लंबा कर दिया है। अल्फा बीटा गामा हालांकि 90 डिग्री के ही हैं। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक आता है। ऑर्थोरोम्बिक में आपने एक और कट लगा देना है। कोई भी लेंथ बराबर नहीं है, ना तो लंबाई चौड़ाई के बराबर है, ना चौड़ाई ऊंचाई के बराबर है, सब लेंथ्स डिफरेंट हैं। हाँ, एंगल्स सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। जैसे ये क्यूब था और इसमें क्यूब को ऐसे ऊपर को खींच दिया और इसमें क्यूब को ऊपर को भी खींच दिया और साइड को भी खींच दिया, तो कोई भी लेंथ बराबर नहीं रही। एक कट, 2 कट्स। उसके बाद आ गया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में कोई भी लेंथ बराबर नहीं होगी। और मोनोक्लिनिक पे आते आते A इज नॉट इक्वल टू B तो होगा। यहाँ पे एक और चीज है, जैसे पहले मैंने लिखा था अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अल्फा एंड गामा आर 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहाँ पे बीटा के बारे में थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। इसको हम बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद ट्राइक्लिनिक में आते हैं। ट्राइक्लिनिक में कोई भी साइन इक्वालिटी का नहीं बचेगा। ऑल आर अनइक्वल। A is not equal to B, is not equal to C, alpha, beta, gamma, none is equal to 90 डिग्री और सारे अनइक्वल है एक दूसरे के। हेक्सागनल में आए तो A is equal to B होगा, 2 लेंथ्स बराबर हैं। थर्ड वाली लेंथ जो है वो बराबर नहीं रहेगी, लाइक दिस। अल्फा बीटा 2 एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के ही रहेंगे, लेकिन थर्ड एंगल क्योंकि हेक्सागन है तो 1 एंगल हैज टू बी ऑफ 120 डिग्री, तो वो 120 डिग्री का होगा। यहाँ पे रोम्बोहेड्रल जो आया, रोम्बोहेड्रल और क्यूबिक में कुछ खास फर्क नहीं है। A B C ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस चीज को आप जब इनकी फिगर्स देखेंगे अभी हम शॉर्टली, तब भी इन चीजों को प्रॉपरली समझ पाएंगे। इसको मैं इस तरह से, सो अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमने एक अनइक्वल किया, यहाँ पे 2 अनइक्वल्स किए, यहाँ पे 1 2 3 अनइक्वल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक में 1 2 3 4 5 अनइक्वल्स, 3 के बाद सीधे 5 अनइक्वल्स। तो इस सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं इनको। हेक्सागनल में जस्ट एक अनइक्वल है और एक थोड़ा सा अनयूजुअल बॉन्ड एंगल ये है। रोम्बोहेड्रल को और क्यूबिक को जस्ट आप ये समझें कि बस यहाँ पे एंगल्स में अपोजिट कर देना है एक दूसरे के, बाकी सिमिलर हैं। इसके सिवाय जो
अब इनकी फर्दर टाइप्स हैं, तो सभी प्रिमिटिव टाइप के तो सभी हैं, एवरी सेल इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप का तो होना ही था इसको। क्यूबिक जो है वो प्रिमिटिव के सिवाय बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड दोनों है, ये 3 तरह का हो गया क्यूबिक। टेट्रागनल प्रिमिटिव है और बॉडी सेंटर्ड है। यानी कि ये 2 तरह का हो गया टोटल। ऑर्थोरोम्बिक जो है ये मैक्सिमम टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, चारों टाइप्स इसमें आ जाएंगी। और मोनोक्लिनिक जो है ये केवल 2 तरह का होता है, एक प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, यानी कि 2 तरह का। ट्राइक्लिनिक केवल 1 तरह का, हेक्सागनल भी एक ही तरह का, और रोम्बोहेड्रल भी जस्ट ऑफ 1 टाइप, दैट इज प्रिमिटिव। अब आप इन सारी चीजों को याद करने के लिए एक शॉर्ट वर्ड बना सकते हैं। क्यूबिक से सी लेंगे हम, टेट्रागनल से टी, ऑर्थोरोम्बिक से लेंगे ओ, मोनोक्लिनिक से एम, ट्राइक्लिनिक से टी, हेक्सागनल से एच, एंड रोम्बोहेड्रल से आर। 3 2 4 2 3 2 4 2 एंड 1, इस तरह से याद रख लेंगे। अब क्या मतलब हुआ इसका? CTOMT, CT और MT 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम CT है, दूसरे का MT है। CT और MT, CTOMT का मतलब आपको वैसे मालूम है कि किस क्यूबिक किस यूनिट सेल को इंडिकेट कर रहे हैं। HR हेक्सागनल रोम्बोहेड्रल मान लीजिए, हरियाणा मान लीजिए। CT और MT 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एक गाड़ी है जिसका नंबर है HR3242 एंड इनका इंसिग्निया क्या है? रोमन लेटर्स में 3। सो 3 2 4 2 और 1 1 1 इनकी टाइप्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है। बाकी CTOMT सीक्वेंस में आप इनको लिखेंगे और फिर 1 2 3 5 अनइक्वल्स क्रिएट करेंगे। फिर हेक्सागनल में थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से चलते हुए एक अनइक्वल क्रिएट करके और एक 120 डिग्री का एंगल देखेंगे। और हेक्सागनल और रोम्बोहेड्रल को जस्ट इसके ऑपोजिट करना है केवल एंगल्स के केस में। और इस तरह से आपने ये सारी टाइप्स, इनके पैरामीटर्स और फर्दर जो टाइप्स हैं वो याद रखनी है। अब इनको 3 + 2 + 4 + 2 + 3 दिस कम्स आउट टू बी 14। तो टोटल 14 तरह के ब्रेवाइस लैटिसेस आपको ये पता होने चाहिए कि टोटल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइस लैटिसेस किस तरह से पूरे होते हैं। एंड हियर दे आर। इसके बाद अब हम इसके फिगर्स प्रॉपर्ली देखेंगे ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएं कि इस एंगल्स के छोटे बड़े 90 डिग्री के ना होने का प्रैक्टिकली विजुलाइज करते वक्त क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स, अब अभी हमने जो ये यूनिट सेल्स की 7 टाइप्स की, इनकी फिगर्स हम ध्यान से देखते हैं सो दैट आप अपनी मेमोरी में थ्रू इमेजिनेशन इन चीज़ों को प्रॉपर्ली ऐड कर सकें और प्रॉपर्ली चीज़ों को परसीव कर सकें। दिस इज क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हर एज एक दूसरे के बराबर है। एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड इट इज अ परफेक्ट क्यूब। टेट्रागनल ऐसा लगता है जैसे इस क्यूब को ऊपर की तरफ खींच लिया हो, तभी A और B आपस में बराबर हैं और C जो है इट इज लॉन्गर देन A and B, rather we should call that it is unequal to A and B and every angle is of 90 degree. Then we come to orthorhombic. Orthorhombic में A, B, C कोई भी आपस में बराबर नहीं है, एजेस सारे अनइक्वल हो गए हैं। However, angles are of 90 degree. Then we come to hexagonal. Hexagonal में A और B 2 एजेस बराबर हैं। वर्टिकल एज जो है वो लॉन्गर है, तो C is not equal to A and B. अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। गामा जो है वो 120 डिग्री का है, जो कि हेक्सागन बनाने के लिए होना ही था। देन वी कम टू रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में आपको साफ दिख रहा है A, B, C आपस में है तो बराबर, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे क्यूबिक
यूनिट सेल में 90 डिग्री के सारे एंगल होते थे। ये समझ लें कि क्यूब को दोनों तरफ से डिस्टॉर्ट कर दिया है, तभी अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। मोनोक्लिनिक जो है उसमें ए, बी और सी कोई भी बराबर नहीं होंगे। हालांकि अल्फा और गामा ये 90 डिग्री के बराबर होंगे, बट बीटा जो है वो एंगल बीटा वोंट बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक ये इसमें खास बात है। ट्राइक्लिनिक में आए आप तो ए, बी, सी कुछ भी बराबर नहीं होगा आपस में, और जो बॉन्ड एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा ये भी कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। दे ऑल आर अनइक्वल। अब उसके बाद ये जो हमने 7 तरह के यूनिट सेल्स के फिगर्स देखे, इसके बाद देखें ये इनकी टाइप्स की कितनी टाइप्स हम कर चुके हैं, लेकिन फिगर्स देख लेते हैं। जो आपका सिंपल क्यूबिक है ये 3 तरह का है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। यहाँ बॉडी के सेंटर में आपको पार्टिकल दिख रहा है, 6 फेसेस के सेंटर्स पे भी पार्टिकल्स दिख रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर्स। देन इज टेट्रागनल। टेट्रागनल केवल 2 तरह का है, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, ये 4 तरह का है, मैक्सिमम टाइप्स इसी में पाई जाती हैं, प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। इसमें सारी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स सेंटर्ड और प्रिमिटिव दोनों उनकी मैक्सिमम टाइप्स हैं। उसके बाद बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक में एक तो सिंपल प्रिमिटिव तो सभी में पाया जाता है, इसी में इसमें भी है, और एंड सेंटर्ड, इस एंड पे और इस एंड पे दोनों पे आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। तो ये दोनों टाइप्स ही आ गई। उसके सिवाय बच गया आपका हेक्सागनल, रोम्बोहेड्रल और बच गया ट्राइक्लिनिक। ये तीनों प्रिमिटिव टाइप के ही हैं। सो होप you got the topic very well.